बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फिज़ा सईद आपके अपने चैनल के साथ दैट इज़ स्टडी विद स्किल्स। आज हम बात करेंगे 8 इंपॉर्टेंट टिप्स पर जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगी टू क्रैक द नेशनल एमडी कैट, जिसकी वजह से आप लोग नेशनल एमडी कैट में बहुत ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। मैं आप लोगों को बहुत अच्छी सी टिप्स देने वाली हूँ, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मिलकर बहुत अच्छे से नेशनल एमडी कैट की भी तैयारी कर सकें। और जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगी इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले टिप नंबर 1 दैट इज़ मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल। याद रखें, हर काम स्टार्ट करने से पहले इंसान को एक टाइम टेबल चाहिए होता है। जैसे कि हम स्कूल्स में जाते थे और कॉलेज वगैरह में जाते थे तो एक प्रॉपर टाइम टेबल होता था जिसके ज़रिए क्लासेस हो रही होती थी, उसी हिसाब से सारी क्लासेस होती थी। इसी तरीके से हमारी लाइफ में भी हमें एक टाइम टेबल की ज़रूरत है। याद रखें, आप लोग हमेशा नेशनल एमडी कैट के लिए एक ऐसा टाइम टेबल बनाएं, इतने आवर्स उस टाइम टेबल में रखें जिसके ज़रिए आप लोग अच्छे से अच्छे अपना प्रोडक्टिवली वर्क कर सकें। फॉर एग्जांपल, आप अपने टाइम टेबल में हर वो चीज़ लिखें जिसके लिए आपको अपने पढ़ने के अलावा भी टाइम चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप पढ़ते हुए 15 मिनट्स का भी ब्रेक लेते हैं तो भी आप अपने टाइम टेबल में वो मेंशन करेंगे कि मैं इस वक्त उठूँगा। अगर फॉर एग्जांपल आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो सुबह उठ के जल्दी पढ़ सकते हैं तो आप लोग सुबह जल्दी उठने का अपना टाइम टेबल बनाएंगे। अगर आप रात को देर तक जाग सकते हैं तो आप उस तरीके से अपना टाइम टेबल मैनेज करेंगे। ठीक है, तो आपको अपने लिहाज से अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाना है। हर अगर आप छोटा सा भी ब्रेक लेंगे तो वो भी आप अपने टाइम टेबल में मेंशन करें। जिस वक्त आप लोगों ने ब्रेक लेना है, आधे घंटे का लेना है, 1 घंटे का लेना है, जितना भी ब्रेक लेना है, जो भी करना है पूरे दिन में, आप लोग वो अपने टाइम टेबल में मेंशन करेंगे। ठीक है, हर चीज़ मेंशन ज़रूर करें टाइम टेबल में। अब आपका टाइम टेबल बन चुका है। अब क्या करना है आपको, टिप नंबर 2 में आप लोगों को फॉलो द सेम टाइम टेबल। ठीक है, अब जो आप लोगों ने टाइम टेबल बनाया है उसे टाइम टेबल बना के उसे कोई अपने कबर्ड पर या किसी दीवार पर चिपका नहीं देना, बल्कि उसे फॉलो भी करना है। जो टाइम टेबल बनाया है वो हमने फॉलो करने के लिए बनाया है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे कि जिस हिसाब से आप उसमें उठना लिखा है कि आप सुबह कितने बजे उठेंगे, आप लोगों ने जो टाइम टेबल बनाया उतने ही बजे ही उठेंगे। जितना ब्रेक लिखा होगा उतना ही ब्रेक लेंगे। नमाज का ब्रेक ले लें, उसमें हर चीज़ आप लोगों ने जिस तरीके से मेंशन की है उसी तरीके से आप उसको फॉलो करेंगे। बिल्कुल सेम फॉलो करना है, कोई आगे पीछे नहीं करना है कि आज नहीं कर रही कल कर लूँगी या परसों कर लूँगी। कोई 1 घंटे का भी आगे पीछे नहीं करना है। उसी वक्त पर सोना है जब उसमें लिखा होगा कि आप लोगों ने जो अपने टाइम टेबल में लिखा है कि मैं इतने बजे सो जाऊंगा या सो जाऊंगी, तो उतने ही टाइम पर आप लोग सो जाएंगे। ठीक है, इससे आपका माइंड सेट बनेगा कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे पढ़ना है, और आप लोगों को अच्छे से आप लोग अपना टाइम टेबल फॉलो कर पाएंगे। अगर रोज़ 1-2 घंटा भी चेंज करेंगे तो आप लोगों का टाइम टेबल आप लोगों से फॉलो नहीं होगा। सो जो टाइम टेबल बना रहे हैं उसे अच्छे तरीके से फॉलो करें। जो ब्रेक्स टाइम टेबल में लिखे हैं उसी तरीके से ब्रेक्स लें। ठीक है, अच्छा, टिप नंबर 3 की तरफ चलते हैं, दैट इज रीड लाइन टू लाइन। ठीक है, स्पेशली फॉर बायोलॉजी। अब देखें, मैं ये क्यों कह रही हूँ, देखें बायोलॉजी में हम पंजाब से फेडरल से पढ़ेंगे। ठीक है सॉरी, इसमें क्या होगा कि कैसे हम पढ़ेंगे, हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। अब आप यहाँ सोचेंगे कि मैं आपको रट्टा मारने का कह रही हूँ, आप इसे रट्टा समझें, आप इसे समझें कि इसे अच्छे से याद करना है, आप कुछ भी समझें, लेकिन आप लोगों को नेशनल एमडी कैट की तैयारी के लिए फेडरल और पंजाब बुक से लाइन टू लाइन पढ़ना है। ठीक है, लाइन टू लाइन। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे कहेंगे कि कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, रट्टा मारना इंपॉर्टेंट नहीं है। रट्टा मारना भी इंपॉर्टेंट है। ये मैं क्यों कह रही हूँ अभी मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट लेक्चर जो पिछला लेक्चर गया हमारा प्रीवियस लेक्चर, उसमें हमने पढ़ा था पेनक्रियाज। ठीक है, याद होगा आप लोगों को। अच्छा, पेनक्रियाज में फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछती हूँ भाई पेनक्रियाज में कौन सा बताएं, मुझे बताएं पेनक्रियाज क्या है, आप बताएंगे मुझे कि भाई पेनक्रियाज जो हैं वो ग्लैंड्स हैं एंड वो दो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकोगन। इंसुलिन का काम होता है, अच्छा पेनक्रियाज का काम होता है ग्लूकोज की रेगुलेशन करना। इंसुलिन का काम होता है कि जब ग्लूकोज ज़्यादा हो तो वो रिलीज और ग्लूकोज को कम करे। ग्लूकोगन का काम होता है जब ग्लूकोज कम हो तो वो रिलीज होकर उसे ज़्यादा करे। अब मुझे ये बताएंगे, दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मुझे कॉन्सेप्ट बता देंगे। ठीक है, ये भी बात ठीक थी, लेकिन अगर मैं आपसे एमसीक्यूज में ये पूछूं कि ग्लूकोगन रिलीज होने का उसे स्टिमुलेशन कहाँ से आ रही है, आप बोलेंगे मैंने तो कॉन्सेप्ट में ये पढ़ा ही नहीं, मैंने तो ये बस पढ़ा था कि पेनक्रियाज का काम होता है ग्लूकोज की रेगुलेशन करना।
आपको तो, आपने तो वो पॉइंट पढ़ा ही नहीं, आपने तो वो लाइन रीड ही नहीं किया, आपने तो वो पॉइंट पढ़ा ही नहीं, आप कैसे मुझे बताएंगे? आपका तो ना वो रट्टा था, ना आपको समझ आई हुई थी वो बात। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोगों को लाइन टू लाइन पढ़ना है। अगर आपने वो लाइन टू लाइन पढ़ा होता तो आप मुझे जल्दी से जवाब देते, आप मुझे बोलते उसका तो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ग्लूकोगन को रिलीज करेगा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। आपसे मैं पूछूं कि पेनक्रियाज जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है कि एंडोक्राइन ग्लैंड है, कौन से ग्लैंड से अगर मैं आपसे ये सवाल करती हूँ, आप मुझे जवाब देंगे वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी पेनक्रियाज काम करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी पेनक्रियाज काम करते हैं, ठीक है ना। अगर यही सवाल, ये तो कॉन्सेप्चुअल सवाल था ना, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या, यही सवाल मैं आपसे ये इस तरीके से पूछूं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के सेल्स कौन से पेनक्रियाज में, एंडोक्राइन ग्लैंड के सेल्स कौन से पेनक्रियाज में, आपने तो वो लाइन पढ़ी नहीं, आप मुझे जवाब कैसे देंगे? आपको कैसे पता कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के जो सेल्स है वो काइनर सेल्स है, एंडोक्राइन के जो है वो अल्फा बीटा सेल्स हैं? ये आपको तभी बात पता होगी जब आपने लाइन टू लाइन बात पढ़ी होगी, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको हर लाइन समझ आनी चाहिए। आप उसे समझना कह दें, याद रखना कह दें, रट्टा कह दें, जो भी कहें वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल आप, अल्लाह करे आप लोग डॉक्टर बने, आपके पास कोई पेशेंट आता है, ठीक है, आप उसके सर में दर्द होता है, तो आप, वो बोलता है मैं डॉक्टर साहब कौन सी गोली खाऊं, आप बोलेंगे वो गोली तो मुझे याद नहीं है, उसका केमिकल फॉर्मूला है पैरासीटामोल, उसमें ये है वो है। तो वो बंदा बोलेगा भाई मुझे आप पेनाडोल लिख के दें, आप मुझे गोली लिख के दें, मुझे मुझे क्या इससे केमिकली वो क्या बना हुआ है क्या नहीं है। लेकिन आपको अगर याद होगा तो आप पेनाडोल लिख के देंगे ना, समझे मेरी बात को। याद रखना, रट्टा भी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है लेकिन याद रखना भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, थर्ड टिप हो गई रीड लाइन टू लाइन। अच्छा, फोर्थ वन टिप की तरफ चलते हैं, दैट इज फॉर न्यूमेरिकल्स, कि ऑलवेज डू न्यूमेरिकल विथ हैंड, डोंट यूज कैलकुलेटर, ठीक है। हमने जो फर्स्ट ईयर इंटर होती है, 9th 10th होती है, इसमें हम लोग हमेशा जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं टीचर हमें बताता ही नहीं हाथ से करना, हम सारे न्यूमेरिकल्स कैलकुलेटर से करते हैं। मैंने खुद भी कैलकुलेटर से किए थे, लेकिन नेशनल एमडीकैट में तो हम कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते, आप लोगों को भी पता है। अब हमारे लिए मसला तब होता है जब हम 12th में कैलकुलेटर यूज़ करके आते हैं, लेकिन यहाँ आते हैं तो पता चलता है कि भाई न्यूमेरिकल के लिए तो कैलकुलेटर नहीं है। काफ़ी टेंशन होती है इंसान को कि अब वो कैसे सॉल्व करेगा, क्या नहीं करेगा। देखें, आप लोग अभी 12th स्टैंडर्ड में है ना, मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप लोगों ने नेशनल एमडीकैट देना है, ठीक है ना। आप अभी से आप क्लास में आई एम सॉरी, जो भी आप लोग करते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल, वो आप लोग हाथ से भी सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। जो आप न्यूमेरिकल, मुझे पता है वो जल्दी से हो जाता है कैलकुलेटर में 1 to 2 मिनट में, आपको फर्स्ट टाइम करने में 10 मिनट्स लगेंगे। आप सोचेंगे कि 10 मिनट्स में अगर मैं नेशनल एमडीकैट में वो करूँगा तो टाइम नहीं बचेगा। पहली दफ़ा 10 मिनट लगेंगे, दूसरी दफ़ा वही न्यूमेरिकल करने में आपको 5 मिनट लगेंगे। आहिस्ता आहिस्ता करते करते वही न्यूमेरिकल आप 2 मिनट्स में, 1 मिनट्स में हल करना शुरू हो जाएंगे। याद रखिएगा कि आप न्यूमेरिकल्स में परफेक्ट तभी हो सकते हैं जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। याद रखिएगा, जितनी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप लोगों का हाथ चलेगा, उतना जल्दी आप लोग वो न्यूमेरिकल कर सकेंगे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं, काफ़ी बच्चों ने काफ़ी दफ़ा मुझसे पूछा है कि इतनी जल्दी कैसे करें, 10-10 मिनट लग जाते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करने में। मैं आप लोगों को यही कहूँगी, पहली दफ़ा करने में 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट भी लग सकते हैं, दूसरी दफ़ा करोगे, तीसरी दफ़ा करोगे, जब आप लोगों का हाथ सेट हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आप लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन सबको आता है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड प्लस माइनस तो सबको आता है। मसला कहाँ होता है, पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ में, ठीक है ना। पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ में 32.6 को 42.9 से कैसे मल्टीप्लाई करें, पॉइंट कहाँ लगाना है, ये मसले आते हैं, ठीक है। पहले पहले मुझे भी बहुत हुआ था कि कहाँ पॉइंट लगेगा, फिर मैंने समझा, मुझे समझ आया, कर करके खुद ही समझ आना शुरू हो जाता है। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको न्यूमेरिकल्स की ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताऊं तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। आप लोग कमेंट्स कीजिए, मुझे बताएं कि आप लोगों को सीखना है ये, कि इसकी क्या टिप्स और ट्रिक्स होती हैं न्यूमेरिकल को जल्दी सॉल्व आउट करने के, कैसे पॉइंट जल्दी से हम पता लगा सकते हैं कहाँ आएगा, इसके अलावा अंडर रूट वाली वैल्यूज़ को कैसे सॉल्व आउट करना है। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी, ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल्स को हाथ से किया कीजिए। अगर आप 12th में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, जिस क्लास में भी है ना, हाथ से करना शुरू कर दें।
भले आप लोग क्लास में करें वहाँ पे कैलकुलेटर से, लेकिन घर आके उसे हाथ से जल्दी करने की कोशिश करें, ताकि अभी से आप लोगों का माइंडसेट बन जाए। लेकिन बाद में जब इंसान करता है ना, उससे बहुत कन्फ्यूजन होती है। सो आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना न्यूमेरिकल्स की, आपका हाथ उतना ज़्यादा साफ होता जाएगा, आप बहुत अच्छे से करने लग जाएंगे, कोई मसला नहीं है। 2 मिनट में भी करेंगे, 1 मिनट में भी करेंगे। मैं भी ऐसे ही करती थी, पहले पहले 5 मिनट 10 मिनट लगते थे, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्पीड इंसान की बढ़ जाती है जब वो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करता है। ठीक है, एमसीक्यूज वगैरह करेंगे, आप लोगों का खुद ही हाथ सेट हो जाएगा। अच्छा, 5th पॉइंट की तरफ आते हैं, दैट इज़ अ मेक ग्रिप ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी अच्छी लगती है आप लोगों को, मुझे भी बहुत बुरी लगती थी, सीरियसली मुझे बहुत बुरी लगती थी, नफरत थी मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। 12th और फर्स्ट ईयर में तो बहुत ही बुरी लगती थी। मैं तो सोचती थी कि जो नेशनल एमटीकेट है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री निकाल के बस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ले लें। लेकिन जब मैंने ये खुद पढ़ा, मुझे अच्छे से समझ आया। असल में हमारे सर्स कुछ ऐसे होते हैं जो हमें बस सीधी सीधी बात बता देते हैं, इससे ये रिएक्ट हुआ, ये बन गया, इससे ये रिएक्ट हुआ, वो बन गया। हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे इतने सारे याद रखेंगे, क्योंकि शायद उन्हें खुद भी इसी तरीके से पढ़ाया होता है, वो हमें सही तरीके से गाइड नहीं कर पाते। एक सर जो होता है ना, वो इंसान की बहुत बड़ी सपोर्ट होता है। अगर वो हमें आसान तरीके से सिखाएगा तो हमें भी वो अच्छे लगने शुरू हो जाएगी। फर्स्ट ईयर इंटर में मुझे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़हर लगती थी, लेकिन बाद में जब अब दफ़ा मैंने नेशनल एमटीकेट दिया, मुझे इतनी अच्छी लगने लग गई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि मैं कहती थी इनऑर्गेनिक ना आए, सब कुछ ऑर्गेनिक आ जाए। इतने ज़्यादा मुझे रिएक्शंस अच्छे लगने लग गए थे कि माशाल्लाह मैंने बहुत ज़्यादा स्कोर इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बिना पर किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई थी इस दफ़ा। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने ग्रिप बनाएं। किस तरीके से ग्रिप बनाएं? अच्छे से कैटलिस्ट याद रखें कब अल्केन बनेगा, कितनी चीज़ों से अल्केन रिएक्ट होकर बन सकता है। ठीक है, टेम्परेचर वगैरह इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन आप लोगों को कैटलिस्ट ज़रूर याद रखना है। ठीक है, रिएक्शंस अच्छे से याद रखना है। रिएक्शंस ऐसे ही याद रहेंगे आप लोगों को। अगर आप चाहें कि मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊँ, तो मैं आप लोगों को ज़रूर पढ़ाऊँगी। अगर आप मुझे कमेंट्स में कहते हैं कि आप लोगों ने मुझसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, तो मैं आप लोगों को ज़रूर पढ़ाऊँगी। यकीन मानिए लास्ट में मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी लगनी शुरू हो गई थी। अभी भी मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सच में बहुत अच्छी लगती है। आप लोगों को भी अच्छी लगेगी अगर कोई आप लोगों को अच्छे से समझाए। ठीक है ना, कोई मुश्किल नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे है कि आप लोग उसे रिवाइज करते रहो तो आप लोगों को याद रहती है। बस एक दफ़ा आप लोगों को रिवाइज करते रहना है, छोड़ना नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कभी भी। ठीक है, और आप लोग इससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये आती भी ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा चलते हैं 6th वन टिप की तरफ, और वो टिप है प्रैक्टिस मोर एंड मोर। याद रखिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा स्कोर करेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को अपने ऊपर यकीन आएगा कि आप लोग ये कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप लोग जैसे जैसे ये प्रैक्टिस करेंगे ना, आप लोगों का अपने ऊपर एतमाद बहाल होगा, कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों में कि हाँ ये भी मुझे एमसीक्यूज आ रहा है। याद रखिए, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें, पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा एमसीक्यूज करें। चाहे वो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, लॉजिकल रीजनिंग है, हर चीज़ को अपना एक फिक्स टाइम दें, हर चीज़ पर मेहनत करें, किसी एक सब्जेक्ट पर नहीं, हर सब्जेक्ट पर मेहनत करें। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाती है टिप नंबर 7, दैट इज़ बिलीव इन योर सेल्फ एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव। याद रखें, इंसान जब अपने ऊपर यकीन रखता है ना, तो वो सब कुछ कर सकता है। अगर इंसान सोच लेना कि वो ये चीज़ कर सकता है, तो वो कर सकता है। अगर वो सोचे ना वो नहीं कर सकता, तो वो फिर जितनी भी कोशिश कर ले वो नहीं कर सकता, क्योंकि माइंडसेट इंसान का सब कुछ है। आप लोग यकीन रखें कि आप लोग कर सकते हैं। आप नेशनल एमटीकेट क्लियर कर सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर से क्लियर कर सकते हैं, तो आप कर जाएंगे। आप सोचें, आप हमेशा पॉजिटिव सोचें कि मैं ये कर सकती हूँ। ये ना सोचें हैं कि ये नहीं होगा तो क्या होगा, लोग क्या करेंगे, छोड़ें इन बातों को। ये सोचें कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं जब ये करूँगा तो मेरे माँ बाप कितने खुश होंगे, वो कितना उनको मुझ पे फ़ख्र होगा कि मैं कितना अच्छा उनका बच्चा हूँ या बच्ची हूँ। या आप लोग सोचा करें कि मैं उस वाइट कोट में कैसी लगूंगी, कितना मुझे अच्छा लगेगा, मैं एक डॉक्टर होंगी। अच्छा हमेशा सोचा करें। आप सोचा करें कि मैं 10 में से 10 मार्क्स ऑब्टेन करूंगी इंशाल्लाह। हमेशा पॉजिटिव सोचें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों का साथ देगा और आप लोग अच्छे नंबर ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, अच्छा 8th टिप, दैट इज़ बिलीव इन अल्लाह। हमेशा अल्लाह में बिलीव करें।
अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं ना, आई थिंक सूरह नमल में फरमाते हैं कि तुम्हें वही मिलेगा जिसके लिए तुम मेहनत करोगे। आप लोग सोचो, जिसके लिए अल्लाह ताला खुद वादा फरमा रहा है, कुरान पाक में वादा फरमा रहा है, क्या वो चीज़ सच नहीं है? वो चीज़ सच है, बेशक सच है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है? मेहनत। अल्लाह ताला ने कहा आपको वही मिलेगा जिसके लिए तुम मेहनत करोगे। तो मेहनत बहुत ज़्यादा करो, अपनी फुल मेहनत लगा दो, ठीक है? अपनी फुल मेहनत करो, अल्लाह ताला अपना वादा ज़रूर पूरा करेगा। सो होप्स हो कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित रही होगी, यूज़फुल साबित रही होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है? ये वीडियो दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सके। सो सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। रखिएगा मुझे अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।